हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस पाठशाला। मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो कि हमेशा से एवरग्रीन रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कॉस्मेटिक एंड हर्बल इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप भी कोई ऐसा सोच रहे हैं कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा आइडिया हो जो एक एवरग्रीन आइडिया हो जिसका फ्यूचर में पोटेंशियल हो, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री को लुक अपॉन कर सकते हैं, जो कि है हमारी कॉस्मेटिक एंड हर्बल इंडस्ट्री। अब कॉस्मेटिक एंड हर्बल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं और धीरे धीरे हर कोई जो बिजनेस पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा है कि मैं किस तरीके से हर्बल इंडस्ट्री को टारगेट करूं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी अवेयर है, वो काफ़ी रिसर्च करती है। वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाके वो एक वेरीफाई करती है, सोर्सेज पता करती है और ये देखते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। और इसी के तहत बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी रहे और काफ़ी यूजफुल रहे। कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसको हमने यूज़ कर लिया और काफ़ी एलर्जिक रहे, तो वो पूरा एक रिसर्च करते हैं और तब जाके वो कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो। अगर उसमें केमिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं तो कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कितना वो यूज़फुल है, कितना हेल्थ है, कितना हेल्दी करेगा वो हमारे बॉडी को। क्योंकि जो भी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइसेंस होता है, जिसके तहत हमें उस लाइसेंस को पास करना होता है ताकि हम जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो एक यूज़फुल प्रोडक्ट है और वो कोई उसमें साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है और इस तरीके से वो पूरा सेफ है प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो इसी के तहत हम बात करें अगर कॉस्मेटिक और हर्बल इंडस्ट्री में, तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम जानेंगे आज वो है हमारा लेमन ग्रास ऑयल। अब अगर हम बात करें लेमन ग्रास ऑयल की, तो हम आज जानेंगे कि किस तरीके से लेमन ग्रास ऑयल को बनाया जाता है। आखिर लेमन ग्रास ऑयल होता क्या है, बहुत से लोगों को नहीं अवेयर होगा कि लेमन ग्रास ऑयल होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही आम ऐसे हम खेतों में या फिर किसी एरिया में ये कल्टीवेट हो सकते हैं। इनको कोई स्पेशल ऐसा कंडीशन नहीं चाहिए होता कि हाँ एक इतना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए या इतना डे केयर में इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही ईजिली कल्टीवेट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये हार्वेस्ट होते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा लेमन ग्रास ऑयल है, इसको सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम जानेंगे आज वो है हमारा लेमन ग्रास ऑयल। अब अगर हम बात करें लेमन ग्रास ऑयल की, तो हम आज जानेंगे कि किस तरीके से लेमन ग्रास ऑयल को बनाया जाता है। आखिर लेमन ग्रास ऑयल होता क्या है, बहुत से लोगों को नहीं अवेयर होगा कि लेमन ग्रास ऑयल होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही आम ऐसे हम खेतों में या फिर किसी एरिया में ये कल्टीवेट हो सकते हैं। इनको कोई स्पेशल ऐसा कंडीशन नहीं चाहिए होता कि हाँ एक इतना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए या इतना डे केयर में इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही ईजिली कल्टीवेट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये हार्वेस्ट होते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा लेमन ग्रास ऑयल है, इसको किसी न किसी तरीके से यूज़फुल, जब हमने देखा कि इसके इतने सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसमें इतना न्यूट्रिएंट्स है, वाइटामिन्स हैं और इसमें इतने मिनरल्स हैं, तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें। और इसी के तहत बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो इसके लिए सिर्फ हमारा लेमन ग्रास ऑयल को यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना रहे हैं और उससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो क्यों ना आप भी इसका एक प्रोडक्ट को समझें, आप इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानें और जानें कि क्या होता है आखिर लेमन ग्रास ऑयल। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं लेमन ग्रास ऑयल के बारे में, तो हमारा लेमन ग्रास जो ऑयल होता है वो कंसिडर करा जाता है एक एरोमेटिक या फिर मेडिसिनल ग्रास को। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे अगर खेत हैं या फिर गांव वाले एरिया हैं, लेकिन बहुत से अब अर्बन एरिया में भी डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लेमन ग्रास ऑयल की एक खेती होती है, या फिर मैं बात करूँ स्पेसिफिक लेमन ग्रास की जो होती है वो खेती करी जाती है, जिसको हम एक स्पेसिफिक टर्म होता है जो कि होता है वेट्रीवेयर ग्रासेस। ये नॉर्मल एक जो हमारी घास होती है उससे काफ़ी इनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे स्प्रिंग अनियन जो होते हैं उसके तहत उसकी तरह लगते हैं, रिजेंबल होते हैं उसमें आप, क्योंकि इसमें जो लास्ट का जो एंड होता है इसमें आप देख सकते हैं ये एक हमारा स्प्रिंग जो अनियन होता है उसकी शेप का होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अनियन नहीं होता बल्कि एक लेमन ग्रास ऑयल का ये रूट है और यहाँ से पूरा स्टेम से पूरा ये हमारा लेमन ग्रास ऑयल एक पूरा बनता है। तो आम जो घास होती है, रिपीट कर रहा हूँ, तो आम जो घास होती है उससे ये लेंथ में काफ़ी बड़े होते हैं और दिखने में ये स्प्रिंग अनियन की तरह जो खेत लगते हैं। इन्हीं के साथ अगर मैं देखूँ इसको कंसिडर करा गया है एक एरोमेटिक, मतलब कि इसकी जो फ्रेगनेंस को यूज़ करा है एक एरोमे, तो इसको अगर हम देखें तो इसको हमने यूज़ करा है एक एरोमेटिक के लिए और हमारे मेडिसिनल ग्रासेस के लिए भी। इसको मेडिसिनल ग्रास इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए गए हैं जो कहीं ना कहीं एक हमारे पेन रिलीफ जो होता है उसको बहुत अगर बहुत हम कहें कि इम्पैक्ट डालता है। और कहीं ना कहीं जो हम कभी हमारे जो पैर में या फिर कभी जॉइंट्स में जो हमारे पेन होता है तो हम एक ऑयल लगाते हैं या फिर हम बात करें नेचुरल ऑयल भी लगाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे
इस लेमन ग्रास ऑयल का यूज़ करा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सिर्फ हमारे मेडिसिनल हो गया या फिर एरोमेटिक के लिए नहीं, बल्कि जो हम अगर खाना भी बना रहे हैं उसके अंदर भी फ्लेवर डालने के लिए कहीं ना कहीं हम इसको लेमन ग्रास ऑयल का यूज़ करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एसेंशियल ऑयल है, क्योंकि जैसे हमारे और भी मल्टीपल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अपनी एक अलग स्थान बना के रखता है, अलग प्लेस बना के रखता है, क्योंकि इसका ये जो यूज़ होता है वो मल्टीपल यूजेस होते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जो कमर्शियल इसकी वैल्यू है, अगर हम बात करें कि जो हमने इनपुट लिया, जो रॉ मटेरियल लिया और कितने में हम इसको बेच रहे हैं, तो पर केजी जो इसका अमाउंट होता है वो भी बहुत हाई होता है। और अगर इसको आपने सही तरीके से बनाया है, अच्छे रॉ मटेरियल के साथ बनाया है, तो और इसमें पूरी प्रोसेसिंग जो होती है अच्छे से करी है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो डेफिनेटली आपका ये प्रोडक्ट जो होगा काफ़ी अच्छे मार्जिन में सेल होगा। और अगर आप इसकी पैकिंग को ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको पैक करा जाता है ताकि कस्टमर को एक तरीके से ल्यूक्रेटिव लगे, उसको अट्रैक्टिव लगे, तो वो आपका एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये सेल होता है लेमन ग्रास ऑयल। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी इसको यूज़ करा जाता है। जो हमारे अगर हम बात करें ब्यूटी पार्लर के जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उनका यूज़ करा जाता है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों में यूज़ करा जाता है, और एरोमाथेरेपी जो होता है प्रोडक्ट्स उनमें भी इसको यूज़ करा जाता है। तो बहुत इसका पोटेंशियल है और बहुत अच्छे से ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके बात करूँ इसके ओरिजिन की या फिर जेनेसिस की, कहाँ से इसको स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो इसका रूट है हमने देखा वो हमारा एशियन से ही, यानी कि एशिया से ही कल्टीवेट हुआ है। और एशिया से कल्टीवेट होकर हमारा फिर ये आसपास के एरिया में, फिर ये अब्रॉड भी जाने लगा है। जो हम बात करें अगर अफ्रीका रीजन में भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाता है। ट्रॉपिकल आइलैंड प्लांट्स होते हैं उनके भी एक तरीके से ये ट्रॉपिकल आइलैंड फैमिली में बिलोंग करता है ये ग्रास जो होता है। और वहाँ पर ये पूरा हमारा ऑलिव जो ग्रास ऑयल है उसकी ये पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो अगर आप इस ग्रास ऑयल को सिर्फ बना के और इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे अगर बाहर के जो नेबरिंग कंट्रीज है, तब भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जो लेमन ग्रास ऑयल होता है उसमें हमारे कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो कॉमनली कल्टीवेट करे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कुलिनरी पर्पस के लिए, और कहीं ना कहीं जो होते हैं वो मेडिसिनल हर्ब्स के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो वैसे तो इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी जो हमारा यूजेस है वो कहीं ना कहीं मेडिसिनल हर्ब्स की तरह फिर देखा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑयल्स आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं केमिकल्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो जब पहले क्या होता था कि जब भी हमें पेन होता था या कुछ होता था हम दवाई लेते थे, या फिर हम बात करें कि हम जो स्प्रे होते थे, केमिकल स्प्रेज होते थे, उनको हम कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन जब से हम नेचुरल की तरफ जाने लगे हैं तो कहीं ना कहीं एसेंशियल ऑयल्स और इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ही हाइक पे आ गई है और बहुत ही बढ़ गई है। इसके साथ ही इनका जो सेंट होता है वो एक तरीके से जो इनकी हमने अगर बात करें, आप सोच रहे होंगे कि लेमन क्यों बोलते हैं इसको, तो एक तरीके से जो इनकी सेंट होती है वो, या फिर हम बात करें जो फ्रेग्रेंस होती है वो कहीं ना कहीं लेमन से रेजोनेट करती है, और कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि कहीं लेमन या फिर जो नींबू होता है उसकी महक है। तो इस तरीके से इसको हमने यूज करा जाता है। अब बात करें अगर लेमन ग्रास ऑयल के, तो जो प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक तरीके से एंटीसेप्टिक्स होते हैं। अब एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि ये नेचुरल में या फिर इनके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बात करें अगर वो नेचुरल एंटीसेप्टिक्स होते हैं, तो अगर आपका कहीं हर्ट हुआ या फिर कहीं पेन हुआ तो आप इसको बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप इस पर डिफरेंट केमिकल्स डाल रहे हैं तब जाके हम एक पूरा सॉल्वेंट बना रहे हैं और फिर दवाइयाँ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसको बिल्कुल यहाँ पर इसको एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिनल जो एरिया है या फिर हम बात करें मेडिसिनल जो सेगमेंट है वहाँ पर इसका तो यूज़ बहुत ज़्यादा ही है। इसके अलावा जो हम बात करें हाउस होल्ड में, जैसे जब हम बात करते हैं कि बहुत से, जैसे अगर कोरोना वायरस चल रहा है या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं फ्री एयर में, हमारे घर में भी जो हम इतना डस्ट पार्टिकल्स अगर कैरी कर रहे हैं हम बॉडी, तो वो भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्लेसेस पे लगते हैं, और उसके लिए हमें बहुत से हम क्लीनर को यूज़ करते हैं जो कि वाइपर्स जो होते हैं, या फिर हम जब पोछा लगाते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं ऐड करते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल से बना होता है। और अगर उसमें एसेंशियल ऑयल्स का या फिर हम बात करें जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका यूज़ करें, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा अपना रिप्लेस करता है केमिकल्स को। और एक तौर पर लेमन ग्रास ऑयल जो है वो हाउस होल्ड में भी बहुत तरीके से यूज़ करता है। इसके अलावा जो कलिनरी हमने देखा था फ्लेवरिंग के लिए पर्पस जो होता है वो ये तो पूरा फुलफिल करता ही है, क्योंकि बहुत से इसमें एक ऐसे फ्रेग्रेंस होती है तो वो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करती है और खाने को एक एनहांस करती है उसके टेस्ट को। तो इस वजह से इसका वेरियस यूसेज है। एक ऑयल से आपको मल्टीपल यूसेज में आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, और आप इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो आप कहीं ना मल्टीपल सोर्स कर सकते हैं इसको, और मल्टीपल इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं और उनको आप इसको सप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लेमन ग्रास ऑयल के, तो फिर वो जो ड्राई हुआ है वो एक तरीके से जो प्रोसेस होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टीम डिस्टिलेशन का। अब आप जो प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो वो होता है हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और ये एक प्रोसेस सिर्फ लेमन ग्रास ऑयल के नहीं होता, बल्कि बहुत सी जो हमारे बात करें कि अगर हमें ऑयल कहीं ना कहीं बहुत से जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे हमारा पत्तों में से कुछ होता है या फिर कुछ हम फ्यूम्स निकालने होते हैं या फिर हमें कुछ वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में हमें डिस्टिल करना होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को। और बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उसको कहते हैं कि जब हम कोई दो लिक्विड को आराम से सेपरेट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जैसा ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लिक्विड हैं जो कि मिसिबल होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो इमिसिबल होते हैं। अब मिसिबल वो होते हैं कि जो पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इमिसिबल्स होते हैं वो आराम से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग दिख गए, क्योंकि किसी की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है लिक्विड की, किसी की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। तो अगर हम बात करें कि कोई लिक्विड है अगर सरफेस पे, और इसी के साथ कोई अगर हमारा दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या होगा कि अपने आप ऊपर आ जाएगा जो हमारे नीचे वाला लिक्विड है उससे। तो इससे क्या होगा कि एक सेपरेशन पता चल जाएगा और हम इसको इजीली सेपरेट कर लेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा मिक्सचर आया जिसकी डेंसिटी जो है इतनी वेरी नहीं करती है और उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या होगा कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और उनको हमें सेपरेट करना या फिर अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये पूरा आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते इजीली, और तब हम इसको यूज़ करते हैं प्रोसेस को, जो कि हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो और डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जो आप लेमन ग्रास ऑयल को यूज़ करेंगे ताकि लेमन ग्रास में से जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि जो ग्रास होती है वो तो हमारी नेचुरल एक ग्रास ही है, आप उसको देखेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से इसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करें। तो उस लेमन ग्रास में से हम जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस को। अब इसके लिए जो होते हैं हमारे जो ग्रासेस होते हैं, लीव्स होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्रेश हो या फिर थोड़ा सा वो ड्राइड हो सकते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और इसके साथ हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आइडिया आने वाला है, उसमें भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और मैं इसको आपको काफ़ी डिटेल में भी समझाऊंगा किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें अगर हम जो ऑयल जो बनाते हैं, जो हमने लेमन ग्रास ऑयल बनाया, इसमें हम वेरियस कलर्स भी बना सकते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें हमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स डालने होते हैं और वो, या फिर हम बात करें एसेंशियल ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि कलर एजेंट भी होते हैं। तो अगर आपको कलर किसी को येलो करना है, किसी को ऑरेंज करना है, ताकि एक पैकेजिंग जो हो वो अच्छी लगे, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। तो वही जो ऑयल रेंजेस होते हैं वो येलो से भी कलर से वेरी करते हैं और वो पूरा एम्बर कलर तक जाते हैं, मतलब काफ़ी वाइड रेंज इनमें होता है। और वो हम अपने मनपसंद के हिसाब से, या फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा जो ऑयल है, कलर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करें कि जो इसका जो लेमन ग्रास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं फ्रेश होता है, स्वीट होता है और एक ग्रासी नेचर जो होता है और सिट्रस जैसा एरोमा होता है, जैसे मैंने पहली बात करी थी, और ये पूरा एक लेमन ग्रास ऑयल को एक फुलफिल करता है। इसी के साथ जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमारा 1.5 से 2 घंटे लेता है और ये वेरी करता है कि हम क्या प्रोडक्ट डाल रहे हैं, कितने अमाउंट में डाल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं, 1 किलो डाल रहे हैं, 2 किलो डाल रहे हैं, 1 टन डाल रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस वेरी करता है। अब यहाँ तो हमने समझा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस को हमने एक ओवरव्यू लिया। उसके अलावा हम अगर फीचर्स की बात करें कि जो हमारे फीचर्स होते हैं, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं लेमन ग्रास ऑयल के जो जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला फीचर है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एसेंशियल ऑयल्स बन के प्रूव होती हैं, जिसमें ये बहुत सारे, एक तो जो भी हमारे बात करें एंटी बैक्टीरियल की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पनप जाते हैं और उसको ये इजाज़त दिलाता है, उससे ये फ्रीडम दिलाता है और वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये एक एंटी फंगल भी होता है, बहुत सी जगह होती हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर फंगस लग जाता है और वहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से एंटी फंगल प्रॉपर्टी देता है। इसके साथ ही वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये नहीं कि बहुत ही जलन महसूस करेगा, ऐसा नहीं होता, और इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है वो होता है एंटी ऑक्सीडेंट। अब ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीडेंट अगर होता तो बहुत से नेचर से वो हमारा मिक्स हो जाता और कहीं ना कहीं वो केमिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते और वो दूसरा फॉर्म ले लेता, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये क्या करता है कि इजीली रिएक्ट नहीं होता
और काफ़ी अपना जो स्टेट है उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ये फैक्टर्स होते हैं, या फिर हम बात करें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बैक्टीरिया से फाइट करता है, हमारे स्ट्रेस जब होता है किसी बॉडी में तो उसको कहीं ना कहीं एक रिलीफ चाहिए होता है, उसको एक आराम चाहिए होता है, और जब आप उसको यूज़ करेंगे ऑयल को तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। तो आजकल अगर हम देखें लोगों का दिनचर्या जो होता है, लाइफस्टाइल जो होती है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, और उसको उसमें आप इस प्रोडक्ट को एक अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, एक अच्छे से बेच सकते हैं और उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मूड होता है, आप अगर एंजाइटी हो रही है तो आपको रिलैक्स पहुंचाने में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा जो होता है, बहुत से हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, उनको भी बहुत से ऐसे पेशेंट हो रहे हैं जो कि हमारे खान पान से, डाइट की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तो वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल होता है। इसके अलावा नोजिया से रिलीफ पहुँचाता है ये, जो डायरिया होता है उसके पेशेंट को भी ईज़ पहुँचाता है ये, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो एक बहुत बड़ी समस्या बन के आती है, क्योंकि हम जो एक तो फ्राइड चीज़ खाते हैं बहुत, या फिर हम बात करें कि जो फास्ट फूड होते हैं उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल जो बहुत काफ़ी इंक्रीज हो जाता है लोगों में, क्योंकि स्टार्टिंग एज में जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो पता नहीं चलता क्योंकि वो तुरंत इम्पैक्ट नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज जो है वो बढ़ती जाती है, जब 35 या 30 से आप जब ऊपर जाते रहते हैं, और तब आपने जो पहले का जो अपने खाया पिया या फिर आप जो डाइट पूरा मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो काफ़ी लोगों में बढ़ जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जिसकी वजह से अगर आप जितना इस सेक्टर में आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें, अगर रेगुलेट जो हमारा करता है वो हमारा ब्लड शुगर को भी और लिपिड्स को भी कंट्रोल में करता है, रेगुलेट करके रखता है, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे हुए तब भी आपको, जैसे मैंने बात करी थी, डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और उस तरीके से ये कहीं ना कहीं मेडिसिनल में भी इस बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अब मैं बात कर रहा था, जो हमने इतने सारे बात करी डिस्टिलेशन की, लेकिन आखिर डिस्टिलेशन होता क्या है और कैसे उसको करा जाता है, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको डिस्टिलेशन जो होता है। सबसे पहले हम बात करें, एक तरीके से ये ओवरव्यू है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर होता है। अब स्टीम जनरेटर का काम क्या होता है? स्टीम जनरेटर, जैसे कि नाम है, जनरेट करता है स्टीम को। तो ये एक हमारा पूरा एक तरीके से, इसको हम चाहे तो फर्नेस भी मान सकते हैं, या फिर हम आम भाषा में बोले तो भट्टी भी मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आप अपने खेत से या फिर कहीं ऐसे लैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक अच्छे से आपने पूरा फर्नेस बनाया, भट्टी बनाई, और वहाँ पर जो भट्टी में जो रॉ मटेरियल लगने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आप उसको जो नेचर से मिल रहा है, जैसे कि अगर सूखी लकड़ी हो गई, सूखे पत्ते हो गए, काऊ डंग हो गया, उसको यूज़ करके आप इसमें सोर्स करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हीट का। तो ये क्या करता है कि जब आप स्टीम जनरेटर होता है, सबसे पहला मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले स्टीम जनरेटर होता है, उसके बाद जो होता है हमारा वो होता है, यहाँ पर एक टैंक होता है जिसमें क्या होता है, स्टीम से जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो चीज़ एक वेपराइज फॉर्म में आता है। अब वेपराइज होके उसको कंडेंस करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडेंसर यूज़ करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मशीन का पार्ट होता है। कंडेंसर जब हमने यूज़ करा तो उससे क्या होता है, हमारा जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा एसेंशियल ऑयल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पूरा टैंक बनाते हैं, जो कि एक अलग तरीके से पूरा वैरी करता है। और अगर बात करें कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पर हमने स्टीम जनरेटर की एक भट्टी बनाई है। तो भट्टी क्या करता है कि यहाँ पर हमने हीट दिया, या फिर हमने जो भी रॉ मटेरियल डाले, कावडंग हो गया और सूखी लकड़ियाँ हो गई, चारकोल हो गई, या फिर बायोमास ब्रिकेट्स होते हैं, बहुत अच्छा यूज़फुल होता है उसका। तो बायोमास ब्रिकेट्स हो गए, और ऐसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोल को अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, और उसकी वजह से जो डिफरेंट हमारे हेल्थ कॉन्शियस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। तो वहाँ पर हम इसको हीट सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा वाटर होता है या फिर जो हमने भी लिक्विड ले रखा है उसको हम क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं, और यहाँ से हम उसको स्टीम बनाते हैं। अब स्टीम जो होती है, स्टीम में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। जो अगर इसके हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें अगर, तो इसमें जो स्टीम में होता है वो एनर्जी जो होती है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, या फिर लेटेंट हीट की बात करें। तो यहाँ से जब हमारी हॉट स्टीम होती है, और जब इस स्टीम को हम पास करवाना होता है इस हमारे कंटेनर में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने ग्रास लिए या फिर लेमन ग्रास लिया, उसको हम डालते हैं इस कंटेनर में। यहाँ पर आप कंटेनर में डाल दिया, जो भी आपको, जिसका भी आपको डिस्टिलेशन करना है। यहाँ पर सिर्फ लेमन ग्रास की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप लेमन ग्रास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लेमन ग्रास डालेंगे, या फिर आप किसी और फ्लावर से कुछ निकालना चाह रहे हैं, चाहे सेंट निकालना चाह रहे हैं, चाहे एसेंशियल ऑयल निकालना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पर डालेंगे इस कंटेनर में।
इस कंटेनर में डालेंगे। यहाँ पर नीचे क्या होता है, एक सेपरेशन दिया रहता है जो कि ग्रिड से होता है सेपरेशन। और यहाँ से जो वेपर जनरेट हुई, या फिर हम सॉरी यहाँ पर स्टीम जनरेट हुई, वो स्टीम यहाँ पर आती है ऊपर, और इससे क्या करती है, यहाँ पर जो प्लांट का मटेरियल होता है उससे ये जो इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको ये वेपराइज करती है। अब वेपराइज करने से क्या होता है कि स्टीम तो आ ही रही है, और यहाँ से हम इसका जो ऑयल था, या फिर हम बात करें इसके अंदर का जो लिक्विड था, वो पूरा लिक्विड क्या होता है, वेपराइज बन जाता है, वेपराइज हो जाता है। और वेपराइज होने के बाद ये क्या होता है, ऊपर जाके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अगर हम इसको दोबारा से समझें कि अगर एक किस तरीके से सिमिलैरिटी अगर समझें, तो हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा जो घर का प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर आपने जो भी सब्जी डाली या फिर आपने जो भी कुछ डाला, जब उसकी सीटी लगती है तो उसमें से एक क्या होता है कि जो हम बात करते हैं वेपर या स्टीम निकल के आती है, और उस स्टीम में कहीं ना कहीं जो होते हैं हमारे एक जो हमने कुकर के अंदर डाला है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके मिनरल्स होते हैं, उसके हम बात करें उसके एरोमा होता है कि क्या क्या उसके अंदर डला हुआ है, वो सारा स्टीम के थ्रू निकलता है। अगर उसी स्टीम को हमने इकट्ठा कर लिया और फिर कंडेंस कर लिया, तो वो एक तरीके से हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हमने जो हमने यहाँ पर स्टीम बनी थी उससे हमने इसको वेपराइज करा, और यहाँ पर जो वेपर बना, वेपर में क्या क्या हो गया, अब वेपर के अंदर होता है एसेंशियल ऑयल भी है और हमारा स्टीम भी है, मतलब पानी भी है। क्योंकि हमने इसके अंदर से जब हमने स्टीम गुजारी तो यहाँ से हमारा वेपर ऑयल तो निकला ही, और इसके साथ हमारा क्या निकला, हमारा वाटर भी निकल गया। तो यहाँ पर जो हमें मिला वो हमारा पूरा दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ऑयल का और हमारे पास एसेंशियल ऑयल का, वाटर का। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, एसेंशियल ऑयल नहीं निकाल पा रहे थे, और हम ग्रास से और पानी भी नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसको हमने कहीं ना कहीं यहाँ सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो हुआ है वो वेपर फॉर्म में आया है। अब वेपर फॉर्म में से हम आगे प्रोसेस कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें वेपर फॉर्म को क्या करना होता है, हमें कंडेंस करना होता है। कंडेंस कैसे होता है, कंडेंस होता है कि यहाँ पर एक ट्यूब होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो भी वेपर्स बन के आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे फिल हो जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जो इसके दो आउटलेट होते हैं कंडेंसर के, तो पहला आउटलेट होता है जिसको हम इन बोल सकते हैं, और हमारा दूसरा आउटलेट होता है जिसको हम आउट बोल सकते हैं। अब यहाँ से हमारी वेपर आई जो कि बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे है, उसको वो एक तरीके से भाप है, तो भाप को जब हम ठंडा करेंगे तो हमें ठंडे की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस ट्यूब में हम उसको ठंडा पानी गुजारते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर करते हैं इनलेट का, और यहाँ पर हमारा पूरा एकदम ठंडा पानी जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो यहाँ से जो हमारा क्या करते हैं कि जब वाटर जो हो गया, ठंडा पानी जब हमने गुजारा, तो वो ठंडा पानी क्या करता है, जो यहाँ पर जो वेपर आ रहा है उसकी गर्मी को वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो बाहर निकल जाता है, बाहर के रास्ते से आउटलेट होके। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो हमारा वेपर था वो ठंडा हुआ और कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के मतलब क्या होता है कि वो जो उसके वेपर्स थे वो एकदम पानी की फॉर्म में आ गए, अब लिक्विड बन गए, और फिर वो लिक्विड क्या होता है, वो नीचे जाके यहाँ पर हम उसको अलग से एक कंटेनर में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, हमने कुछ नहीं करा। जो हमारे पास मटेरियल था, जो रॉ मटेरियल था, ग्रास जो थी, उसको हमने एक कंटेनर में डाला, उसको हमने एक तरीके से वेपर सप्लाई करा, स्टीम सप्लाई करी, और फिर वो स्टीम सप्लाई होने से वो क्या हुआ कि वो वेपर बन गया। वेपर में क्या क्या हुआ, हमारा एसेंशियल ऑयल और वाटर का मिक्सर रहा। अब उसको हमें वेपर फॉर्म को हमें लिक्विड फॉर्म करना था, तो इसलिए हमने उसको कंडेंसर में डाला। कंडेंसर में डालने से क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक इनपुट डाला, ठंडा पानी। ठंडे पानी ने वेपर का गर्मी ली और उसको एब्जॉर्ब करा, और वो गर्म होके बाहर निकल गया। तो ये प्रोसेस इसको कंटिन्यू करता रहता है, जैसे जैसे कि हमें जितना जितना हमें वेपर इसको डालना होता है। अब हमारे पास जो आया वो आउटलेट में, या फिर हम बाहर जो देखें, वो हमारे पास एसेंशियल ऑयल और पानी का मिक्सचर आ गया, जो कि अभी वेपर फॉर्म में था, लेकिन अब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया। और लिक्विड फॉर्म में जब हमारे पास आ गया एसेंशियल ऑयल और जो हमारा वाटर होता है, तो उसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा लिक्विड होता है, या फिर वाटर की अगर हम बात करें और ऑयल की अगर हम बात करें, तो ऑयल जो होगा आपको हमेशा याद होगा, या फिर आपने देखा होगा, वो हमारे पास ऊपर पानी के ऊपर लेयर पे तैरता हुआ मिल जाता है। क्योंकि वो डेंसिटी कम होती है, या फिर हम बात करें तो उसकी एज़ कम्पेयर टू वाटर की, तो वाटर जो है वो नीचे रह जाता है और ऑयल जो होता है वो ऊपर तैरने लगता है। और यहीं पर वो हमारा कंटेनर है, यहाँ पर हमारा एसेंशियल ऑयल जो है वो ऊपर रहा, उसको हमने अलग से ले लिया, और हमारा जो मिक्सचर है वाटर का और हमारे पास जो एसेंशियल ऑयल का, उसको हमने अलग से निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, और पूरा हमारे पास एसेंशियल ऑयल मिल के आया, और वाटर अलग हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन का।
और बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। इसको देखने में थोड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसको सिंपल सा प्रोसेस है, एक स्टीम प्रोवाइड करी और स्टीम को हमने वेपर करा और वेपर से हमने उसको ठंडा करा, कंडेंस करा और फिर लिक्विड को हमने सेपरेट कर लिया काफ़ी हमारे एक्सट्रैक्शन से। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस करा जाता है। अब रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें कि इसको हमें प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो कौन कौन से हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है वेटिवर ग्रास या फिर हमें लेमन ग्रास। इसके अलावा जब हमें फर्नेस को जलाना होता है या फिर भट्टी को जलाना होता है तो हमें डिफरेंट उसके वो चाहिए होते हैं जो हमें सोर्स प्रोवाइड करें हीट का। तो उसके लिए हम फायरवुड होती है, आग जलाने वाली लकड़ियाँ हो गई, कावडंग हो गए, जो केक होते हैं उनको यूज़ कर लिया। इसके अलावा जब हम पैकेजिंग करना होता है तो हमारे पास वो आप मैन्युफैक्चरर जो होगा वो डिसाइड करेगा बेसिकली इसको प्लास्टिक के ऑयल में डालना है या फिर ग्लास के हमारे कंटेनर में डालना है। तो कौन सा कंटेनर वो सिलेक्ट करता है, कितने साइज़ का वो सिलेक्ट करता है, उस पर वो डिपेंड करेगा। तो ये होता है हमारा रॉ मटेरियल। और ज़्यादा कुछ रॉ मटेरियल है नहीं, बहुत सिंपल होता है। बस हमारे पास ग्रास होनी चाहिए और एक जो अच्छी क्वालिटी में ग्रास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ग्रास उठा ली, कहीं से भी उठा लिया। एक अच्छी क्वालिटी में ग्रास होना चाहिए और फिर हम फर्नेस में डाल के उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं मशीन्स की। तो मशीन्स में भी हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं चलानी होती है, या फिर हम बात करें कि इसमें इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं लगती, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं होता। सिंपल सा हमारा हीटिंग टैंक होता है, जो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ हीट हम बनाते हैं। फर्नेस चाहिए होता है जो कि एक स्टीम बनाए। कंडेंसर चाहिए होता है, क्योंकि हमने समझ लिया कंडेंसर किस लिए चाहिए होता है, क्योंकि लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना होता है वेपर को। और सेपरेटर चाहिए होता है जो कि एंड का प्रोसेस है। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो होता है वो हमारा सेपरेटर या डिस्टिलेशन का दिखता है चैम्बर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग से चैम्बर होता है जहाँ से जो एक्सट्रैक्ट होकर हीट आ रही है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ से हम उसको निकाल के अलग से स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि लेमन ग्रास ऑयल को कैसे बनाया जाता है। हालांकि मैंने डिस्टिलेशन प्रोसेस में पूरा समझा दिया है, लेकिन तब भी अगर ओवरव्यू लें अगर, तो सबसे पहले हमें जो लेमन ग्रास होती है वो उगानी होती है। अगर आप उसको आउटसोर्स करा रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं, किसानों से खरीद रहे हैं, तो वो आपको एक कंटिन्यूशन मिलता है, क्योंकि उसमें एक रहता है कि आपको रिदम बना हुआ है, पूरा स्ट्रीमलाइन है। और क्योंकि ये जल्दी उग जाते हैं, मतलब हर 3-4 महीने में ये दोबारा उगते हैं, तो इनको हम इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं अवेलेबल नहीं होगा। हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, ग्रो करते हैं एक अच्छे क्वालिटी वाला लेमन ग्रास को। फिर इसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया 3 to 4 टाइम्स अ ईयर। और फिर इसको जो हम चॉप करते हैं, मतलब कि जो इनको चॉप करने का जो टेक्निक होती है वो होती है हमारी नीचे से, पूरे रूट से उखाड़ते नहीं है बल्कि उसको चॉप कर रहे हैं, क्योंकि रूट से उखाड़ेंगे तो दोबारा उगेगा नहीं, इसलिए हम उसको चॉपिंग प्रेफर करते हैं। अब ये जो ग्रास होती है वो एक तरीके से सुखाई जाती है फॉर 24 आवर्स के लिए, या फिर रख दी जाती है 24 आवर्स के लिए। अब जब ये पूरी ग्रास इकट्ठा हो जाती है तो इन पूरे का एक इकट्ठा मतलब एक लोड बनता है, एक पूरा बंडल बनता है, और उस बंडल को हम तैयार करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, जो कि हमने प्रोसेस देख लिया था। जिसमें क्या होता है, हमारे स्टीम जो होती है वो पुश करती है हमारे वाटर और डिस्टिल जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर के, कि वो अलग से निकल के आएँ और दोबारा कहीं एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब ऑयल और अदर कंपोनेंट जो होते हैं वो ऊपर हम बात करते हैं ऊपर उठते हैं, वेपर के फॉर्म में उठते हैं, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम वेपराइजेशन पॉइंट होता है वो चेंज होता रहता है, मतलब कि वो अलग होता है, हर किसी के लिए अलग होगा। क्योंकि अगर हम लेमन ग्रास की बात करें तो उसका एक वेपराइजेशन पॉइंट है, अगर हम किसी पेटल की बात करें, किसी फ्लावर का बात करें, तो उसका एक अलग वेपराइजिंग पॉइंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं। ये हम फिर उसके बाद फनल कर लेते हैं, मतलब उसको डायरेक्शन दे देते हैं, कंडेंसर में जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर वो क्या होता है कि वेपर जो होता है कन्वर्ट होता है लिक्विड में, फिर ऑयल जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर पे, और इसके बाद हम उसको साइफन टेक्निक होती है। साइफन ऑफ मतलब ये होता है कि जब हम उसको किस तरीके से प्रेशर की मदद से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। क्योंकि वाटर जो है वो अपने एक स्पीड से और एक प्रेशर की वजह से वो निकल जाएगा दूसरे, और ऑयल से वो सेपरेट हो जाता है। तो ये तो था हमारा कि थ्योरेटिकल पार्ट कि किस तरीके से हमारा जो होता है लेमन ग्रास ऑयल को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है। लेकिन एक एक्चुअल इंडस्ट्री में किस तरीके से, या बात करें कि अगर किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करा जाता है, या फिर आप किसी अगर खेत में लगा रहे हैं कि कहीं एक रूरल एरिया में लगा रहे हैं, तो किस तरीके से हम लेमन ग्रास को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑयल को, वो हम देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए समझते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से हमारा जो लेमन ग्रास है उसको बनाया जाता है। अभी यहाँ पर जो आप देखेंगे वो एक तरीके से खेत में जो प्लांट है उसको लगाया हुआ है, जहाँ पर जो वर्कर है वो दिखा रहे हैं कि लेमन ग्रास ऑयल जो होता है या फिर लेमन ग्रास जो होती है वो किस तरीके से होती है।
यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने इसको हार्वेस्ट या फिर उसको हमने इसको काट के चॉप करके निकाल लिया है और ये फिर तैयार हो रही है डिस्टिलेशन के लिए। लेमन ग्रास जो होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पर इसको ऐसे चॉपिंग करा जाता है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो एक तरीके से इतना छोटे में ये पूरा हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस है या फिर डिस्टिलेशन यूनिट है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता। अगर आप इसको अर्बन एरिया में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक प्रॉपर इसको स्पेस के साथ करेंगे, लेकिन अगर आप इसको रूरल एरिया या फिर स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो आप इसको कुछ ऐसा एक अच्छे से लैंड के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर बेसिकली यहाँ पर फ्रेम दे रखा है और यहाँ पर हमारा एक कंटेनर है और यहाँ पर कुछ और कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पर जो कंटेनर, यहाँ पर जो फ्रेम है, ये एक तरीके से चेन पुली का सिस्टम है। ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं पूरे घास, उसको हमें उठा के लिफ्ट करके इसके अंदर भरना होता है। और ये जो होता है हमारा एक तरीके से नीचे हमारी भट्टी है और यहाँ पर हमारी भट्टी होने की वजह से यहाँ पर पूरा आग जो होते हैं, यहाँ पर हम इसको सोर्स इनपुट करते हैं और इस कंटेनर में हमारा जो होता है ये पूरा ग्रास को हम इसको फिल करते हैं। जब फिलिंग करते हैं इसकी तो फिर इसके अंदर पूरा यहाँ से हम उसको करते हैं फिल करके, यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और वो जो उसके वेपर्स होते हैं वो यहाँ निकल के आ जाते हैं बाहर। और जब वो बाहर निकल के आते हैं तो ये हमारा एक तरीके से कंडेंसर होता है। और आप देखेंगे इसकी जो अरेंजमेंट है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो कुछ इस तरीके से बनाई है ताकि ये एक एंगल पे है। अगर हम बात करें तो अगर देखें तो 45 एंगल पे है, अगर हम फ्रंट प्लेन से देखें इस तरीके से होता है कि ताकि जो नेचुरल जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है या फिर नेचुरल जो ग्रेविटी है उसका हमें एक एडवांटेज मिले और अपने आप जो है वो प्रोसेस से ऑयल जो है वो नीचे फिल होता रहे और नीचे आके हमारे पास एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाए। तो ये एक हमारे पास यूनिट होती है छोटी सी, किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि वेरियस प्रोसेस करे जाते हैं। जब इसको भट्टी को जलाते हैं तो भट्टी जल के जो होती है वो यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड करती है और जब हीट प्रोवाइड करती है तो यहाँ पर हमारे पास कंटेनर्स में ये इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा रिपेयर करा हुआ है या फिर कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनको भी जब हमें प्रोसेस देना होता है या फिर हमने जब इसको मल्टीपल टाइम्स में यूज़ कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होते हैं, होल्स आ जाते हैं। तो अगर आप उसको रिपेयर करेंगे वेल्डिंग के थ्रू आप उसको कर सकते हैं और डिफरेंट जॉइंट्स पे, ताकि वो सील प्रूफ रहे, वहाँ पर हम उसको अच्छे से वेल्डिंग कर लेते हैं और एक अच्छा पूरा रोबस्ट डिज़ाइन बना के रखते हैं। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा होता है। यहाँ पर वर्कर्स जो होते हैं वो उसको इकट्ठा करते हैं और ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम बात करें कि इसके बस प्रोक्योर करने में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद इसको कैरी आउट करने में, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं टॉप व्यू। यहाँ पर हम इसको पूरा बंद करते हैं इसको कंटेनर को, और कंटेनर बंद करके फिर हम इसको आग प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो फायर वुड्स होते हैं, चारकोल्स या फिर हमारे पास जो काउडंग्स हो गए, उसमें हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से पूरा डिस्टिलेशन होकर हमारा निकल के आ जाता है ऑयल। और डिस्टिलेशन का प्रोसेस वही होता है जिस तरीके से जो मैंने बताया था आपको कि किस जो वेरियस प्रोसेस होते हैं, बस हमारे हीट जो होती है, स्टीम जो होती है, उसको वेपर करती है और वेपर से वो कंडेंस होके आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक रूरल एरिया में, या फिर हम बात करें कि अगर छोटे एरिया में इसको स्टार्ट करते हैं लोग, और अगर आप इसको अर्बन एरिया में कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे स्केल पे या फिर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस इसका लेमन ग्रास ऑयल का। अब हम बात करें हमारे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो कि काफ़ी फेमस है क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं और आप लोगों ने भी इसको कहीं ना कहीं यूज़ करा ही होगा। तो डेफिनेटली जो रोज़ वाटर है वो भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रखता है, एक अच्छी मार्केट रखता है, एक अच्छी ग्रोथ के साथ ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही है। क्योंकि हर कोई जो हो रहा है, जिस तरीके से मैंने बात करी, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसमें अगर हम रोज़ वाटर को इंक्लूड करें तो डेफिनेटली हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ वाटर का यूसेज जो होता है वो कहीं ना कहीं हम बात करें हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेके कहीं ना कहीं हमारे जो ईटरी या फिर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी यूज़ करा जाता है। इसके अलावा इसको वेरियस अलग अलग जगह पे भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम पूरा जानेंगे और किस तरीके से रोज़ वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। और अगर आप भी एक प्लांट लगाना चाहते हैं रोज़ वाटर का और उसको आप बेचना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग इसको धीरे धीरे जो इसकी मार्केट है वो इवॉल्व हो रही है, बिजनेस जो है वो निकल के आ रहा है और हर एक एंड पे इसको कहीं ना कहीं एज अ ब्यूटी के पार्लर पे या फिर हम बात करें हेयर प्रोडक्ट के लिए या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ करते ही हैं। तो रोज़ वाटर को हम समझते हैं आखिर रोज़ वाटर होता क्या है, कैसे उसको बनाया जाता है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और किस तरीके से उसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर रोज़ वाटर की बात करें तो रोज़ वाटर आखिर होता क्या है। तो अगर आम भाषा में बोले तो एक लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है कि वाटर होते हैं और रोज़ के पेटल्स होते हैं या फिर उससे एक्सट्रैक्ट करा हुआ एक लिक्विड होता है।
जिस तरीके से हमने एक प्रोसेस, अगर आप मुझसे मैं पूछूं कि किस तरीके से इसको बनाएंगे, अगर हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली अभी जो हमने प्रोसेस समझा डिस्टिलेशन का, वो एक प्रोसेस होता है इसको बनाने का। और डिस्टिलेशन प्रोसेस इसलिए अहम रखता है, इसलिए यूज़फुल रखता है, क्योंकि उससे आप उस प्रोडक्ट के भी ऑयल निकाल सकते हैं, जो कि वैसे सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब वेपर जाती है या फिर जब स्टीम जाती है, तो उससे जो होता है उसमें वेपर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके निकाल लेते हैं, जो भी हमने मटेरियल रखा हुआ है। अब चाहे वो रोज़ वाटर हो या फिर हमारे पास कोई दूसरा एसेंशियल ऑयल या फिर वाटर हो। तो उस तरीके से अगर रोज़ वाटर की हम बात करें तो इसको परफ्यूम के तौर पे बहुत यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसमें एक वैसे जो रोज़ होता है उसमें खुद ब खुद एक एरोमा होता है, या फिर उसमें इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती है, जो खुशबू होती है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो उसको डेफिनेटली एज अ परफ्यूम के लिए यूज़ करा जाता है। और कहीं ना कहीं इसकी जो परफ्यूम मार्केट है वो भी बहुत अगर हम बात करें कि मल्टी मिलियनर बिजनेस है वो, और उसको कहीं ना कहीं आप इसको उनको भी सप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर इनके परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर जहाँ परफ्यूम्स बन रहे हैं, जहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ परफ्यूम हो गया या फिर अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं। इसके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं और कहीं ना कहीं कलिनरी वैल्यूज़ भी होती हैं, जो खाने पीने में भी हम यूज़ करते ही हैं। इसके काफ़ी कम या फिर ना के बराबर ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमने इसको पूरा नेचुरल से ही हमने प्रोक्योर करा हुआ है। रोज़ पेटल्स लेते हैं हम और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, और उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके कहीं ना कहीं हम पूरा इसको रोज़ वाटर का फॉर्म देते हैं। तो इसमें हाँ बहुत ही रेयर चांस होता है, या फिर बहुत ही कम ऐसा सुनने में आया कि किसी को इसको एलर्जी हुआ है, किसी को इसको साइड इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट होता है यूज़ करने के लिए। इसके न्यूमरस जो हमारे पास पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने बात कर रहा था इससे पहले प्रोसेस का भी, वो भी एंटीऑक्सीडेंट था, और ये भी जो होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एक अच्छा इसमें खुद ब खुद जो स्टेबिलिटी होती है वो रहती है, और जो आप जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को भी ये एनहेंस करके लाने में मदद करता है। क्योंकि अगर हम बात करें यूजेस ऑफ रोज़ वाटर की, तो वैसे तो यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम कुछ अगर यूजेस की बात करें तो सबसे पहले लोग कॉस्मेटिक के लिए यूज़ करते हैं इसको एज अ फेशियल जो होता है टोनर के लिए। तो फेशियल का टोन एक सेट करने के लिए सबसे पहले हम रोज़ वाटर को अप्लाई करते हैं, ताकि एक जो टोन बनना होता है वो टोन जो होता है वो इसको बना ले, और इसके ऊपर जो हम एडिशनल जो मेकअप कर रहे हैं उसको वो पूरा सस्टेन करके रखे। तो इसलिए इसको एज अ यूज़ करते हैं हम फेशियल टोनर के लिए। और जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि ये रिमूव करता है एक्सेस ऑयल और डर्ट को, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के फोरहेड पे या फिर नोज़ पे बहुत से ऑयल्स होते हैं। तो वो क्या होता है कि एक तरीके से ऐसे जब हम इसको यूज़ करते हैं रोज़ वाटर को, तो उसको ऑयल को जो एक्सेस में निकल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और आपको कुछ देर के लिए वो काफ़ी रिलैक्स प्रोवाइड करता है, ताकि उसमें कोई भी डर्ट होती है या फिर हमारे पास जो ऑयल निकल रहा है एक्सेस उसको रिमूव कर ले, और फिर तब हम उसके ऊपर मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है वो होता है कि ये पीएच बैलेंस को इफेक्ट करके रखता है या फिर मेंटेन करके रखता है। क्योंकि हमारा जो पीएच स्केल होता है, या फिर हम बात करें जो पीएच एक बैलेंस होता है, वो बनाया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं एसिडिक नेचर की होती है, बहुत सी चीज़ें बेसिक नेचर की होती हैं, और ऐसे हमारा फेस भी होता है कि ये तो बहुत ही ऐसा डल लग रहा है या फिर बहुत ही एक्साइटेड है। तो उसका जो पीएच बैलेंस होता है, जो हमारे ऑर्गन सेल्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको एक मेंटेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इस वजह से जो इसको यूज़ करा गया फेशियल टोनर में बहुत ही अच्छे से निखर के आता है और बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। इसके अलावा जो होता है बॉडी स्प्रे को अगर हम और एक्सटेंड अगर ब्रॉडर वर्जन में ले, तो इसको हम कहीं ना कहीं एरोसॉल केन्स में यूज़ करते हैं एज अ परफ्यूम, और परफ्यूम्स में कहीं ना कहीं हम इसमें एक्सट्रैक्ट डालते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसमें पूरा अलग से लिखा रहता है कि रोज़ पेटल्स के थ्रू बनाया गया है या फिर रोज़ वाटर के थ्रू बनाया गया है, और वो काफ़ी अच्छे दाम में बिकते भी हैं। तो डेफिनेटली इनका बॉडी स्प्रे में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक तरीके से रिफ्रेशिंग फीलिंग देते हैं और आपको एक तरीके से कूल डाउन होने में भी मदद करते हैं। और इसमें एक तो जो इसकी सेंट होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, वो डेफिनेटली फ्लोरल एक सेंट आ रहा है क्योंकि फूल से निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी एक बहुत ही अच्छी सुगंध मिलती है हमें। इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है उसको हाइड्रेट करके रखता है, क्योंकि बहुत सी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती हैं, खासकर अगर हम बात करें कि विंटर्स में भी, तो उसमें मॉइस्चर का कमी होती है, या फिर हम नेचुरल भी अगर बात करें किसी भी सीज़न में, तो स्किन को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने अगर स्किन को, जैसे हम बोलते हैं कि पानी जो हमें रेगुलर पीना चाहिए, और एक बार में हमें ये नहीं होना चाहिए पूरा पानी हमने 1 लीटर 2 लीटर पी लिया, बल्कि कुछ कुछ इंटरवल पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि वो पानी जो है वो हर एक सेल के थ्रू हमारे बॉडी में पूरा रन करे और प्रोसेस हो। क्योंकि अगर आपने एक ही बार पानी पी लिया है तो फिर वो एक तरीके से वो पूरा हमारा वेस्ट ही निकल जाता है, और अगर हम उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो पूरा सेल जो होगा वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा,
और उसी से वो स्किन जो होगी हमारी हाइड्रेट होगी। अगर वो हाइड्रेट नहीं हो पाती है तो डेफिनेटली हमारी स्किन जो होती है एक तरीके से डल लगने लगती है। और कहीं ना कहीं जो हमारा रोज़ वाटर है उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहीं ना वो हमारे जो स्किन है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छी स्किन टोन बना के देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कहीं रैशेस हो गए हैं या फिर सनबर्न हो गया है तो वहाँ पे भी हम रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं एज हमारे हीलर, क्योंकि वहाँ पर वो रैश को भी हील करने में मदद करते हैं, सनबर्न को भी हील करने में मदद करते हैं और एक ठंडक भी पहुँचाते हैं। क्योंकि जब आपने अगर रोज़ वाटर यूज़ करा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से ठंडा करता है सरफेस को, तो क्योंकि वो कूल करता है एक तरीके से स्किन को, जो हमारी हीट होती है उसको रिमूव कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो उड़ जाता है और फिर हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास एक ठंडा सा एक एक्सपीरियंस होता है, या फिर हम बात करें जहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो एक थोड़ा कूल पहुँचाता है उसको। तो इस तरीके से बॉडी स्प्रे में भी यूज़ करा जाता है रोज़ वाटर को। और डेफिनेटली जब हम इसके परफ्यूम्स या फिर हम इसके सेंट की बात कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो रूम स्प्रे होते हैं या फिर हमारे जो कार में भी स्प्रेज लगते हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं इसको यूज़ करते हैं। और एक तरीके से नेचुरल एयर फ्रेशनर है, क्योंकि एयर फ्रेशनर की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अगर हम उसको कार में यूज़ कर रहे थे या रूम में यूज़ कर रहे थे तो कुछ देर बाद क्या होता था कि लोगों को सर में दर्द होता था या फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि वो कहीं अनकम्फर्ट फील करते थे और डिजी फील करते थे। उस वजह से वो चाहते थे कोई नेचुरल प्रोडक्ट आए, और नेचुरल प्रोडक्ट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर को एक नेचुरल एयर फ्रेशनर प्रोवाइड करने में। और एक तरीके, क्योंकि हमने जैसे मैंने बात करी अल्टरनेट होता है केमिकल सेंट को, तो केमिकल्स हमने हटाए और किस तरीके से हम रोज़ वाटर को एक प्रोक्योर करके या फिर रोज़ पेटल्स को ड्राई जो रोज़ पेटल्स होते हैं उनको हम पाउडर बना के और उसको हमने थोड़े से किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मिला के हमने उसको सस्टेन कर दिया लाइफ को, ताकि उसके जो फ्रेगरेंस है वो बनी रहे और आगे जाके वो यूज़ हो सके। जैसे मैंने बात करा इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसको एक बहुत ही अच्छा रूम स्प्रे माना गया है और उसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं हम देखें इसके यूजेस में तो कहीं ना कहीं हेयर स्प्रे में भी यूज़ करा जाता है, जो कि अब बहुत कम लोगों को पता होगा या बहुत लोग यूज़ भी करते हैं लेकिन उसको पता नहीं होगा उनको। तो हेयर स्प्रे में भी यूज़ करते हैं क्योंकि एक तरीके से ये जो हमारे स्वेटी या फिर जो हमारे इची स्कैल्प हो जाते हैं, अगर हम बात करें जो बहुत से लोग होते हैं ठंड में विंटर कैप्स लगाते हैं या फिर बहुत से लोग होते हैं जो हेलमेट पहनते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो स्कैल्प जो होता है वो हमारा जो पसीना होता है या फिर स्वेटिंग होती है वो वहीं हमारे हेलमेट से बाल के थ्रू हमारे रूट्स में जाती है और अंदर स्कैल्प में चली जाती है। स्कैल्प में जाने से क्या होता है कि वो वहाँ के रूट्स को एक इफेक्ट पहुँचाता है, एक डिफेक्ट करता है और वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे जो हेल्दी जो हमारे सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो वहीं अगर हम इसको रोज़ वाटर को यूज़ करते हैं वो एक तरीके से हमारे रिफ्रेश करता है और जो हमारे स्वेटी हो रहे हैं स्कैल्प को उनको एक अलग से एक प्लेटफॉर्म देता है और उस पर जो हमारे मॉइस्चर बन रहा है उसको रिमूव करता है। इसके अलावा इसको हम एक तरीके से मिक्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स के साथ, जैसे कोकोनट हो गया, आमंड हो गया या फिर जोजोबा ऑयल हो गया, और उससे हम एक मसाज देते हैं। तो एक मसाज देने से क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, डेड सेल्स हो गए हैं, वो तो एक पहली बार निकल जाते हैं और ऊपर से जब हम उसको मसाज करते हैं जब हमारे हेड को, तो हमें रिफ्रेशिंग इसलिए फील होता है क्योंकि हम उसको एक मूवमेंट दे रहे हैं, हम ब्लड जो है वो ज़्यादा सर्कुलेट होता है। तो ब्लड जो है जब हमारा ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक रिफ्रेश मिलता है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है और हमारे जो माइंड होता है और उस वजह से हमें एक रिलैक्स मिलता है और एक अच्छे से एनर्जी मिलती है। तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और जिस तरीके से स्किन को हाइड्रेट करता है और उसी तरीके से हमारे हेयर को भी हाइड्रेट करता है। अब हेयर को कैसे हाइड्रेट करता है, क्योंकि हेयर जो होते हैं उसके नीचे जो रूट्स होती है उसमें सेल्स होते हैं और जब ये सेल्स में पहुँचता है तो उसको एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है जिस तरीके से वो हमारे नेचुरल बॉडी में प्रोवाइड करता है और उस वजह से ये पूरा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं या फिर जो हमारे हेयर्स के जो सेल्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करके रखता है, एक अच्छे से पूरा इन्वायरमेंट बना के रखता है ताकि एक हेल्दी हेयर हमें मिल सके। वहीं हम बात करें एज अ माइल्ड कंडीशनर को भी यूज़ करते हैं हम इसको, जब शैम्पू में यूज़ कर रहे हैं तो आजकल देखा होगा आपने बहुत से ऐसे शैम्पू भी आ रहे हैं जहाँ पर रोज़ का यूज़ होता है और उस तरीके से नेचुरल हेयर परफ्यूम के लिए भी यूज़ करा जाता है क्योंकि एक तरीके से इसमें सटल जो फ्रेग्रेंस होती है, एक ऐसा भी नहीं कि एक कुछ आपने देखा होगा सेंट्स जो होते हैं जैसे आपने स्प्रे करा तो बहुत ज़्यादा एक हमें लगते हैं क्योंकि वो एक तरीके से नाक में जो होता है वो पूरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम रोज़ वाटर की बात करें तो काफ़ी स्मूथ या फिर काफ़ी सटल रहते हैं और फ्रेग्रेंस को वो पूरा अच्छे से कवर करते हैं। अब हम बात करें कि अगर हम रॉ मटेरियल की किस तरीके से रोज़ वाटर को बनाया जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले डेफिनेटली हमें रोज़ पेटल्स चाहिए होते हैं या फिर रोज़ जो हमारे होते हैं गुलाब होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं और बहुत से लोग इसको रिसाइकल भी कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे फूल होते हैं कहीं चढ़ा दिए जाते हैं, कोई फेस्टिवल ओकेजन होता है वहाँ पर बस एक कुछ, क्योंकि इनके रोज़ के या फिर हम बात करें फ्लावर्स की इतना लाइफ ड्यूरेशन होता नहीं है, तो जब उसको कहीं चढ़ा देते हैं या फिर हम कहीं उसको यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसको कहीं लोग फेंक देते हैं
वहीं बहुत सी कंपनी क्या होती है, उसको रिसाइकिल करती है, कम दाम में रॉ मटेरियल लेती है और उससे एक अच्छा प्रोडक्ट बना के निकाल देती है। इसके अलावा जब हमें वाटर चाहिए होता है तो हमें डीमिनरलाइज वाटर चाहिए होता है, ताकि जो वाटर है उसमें कोई मिनरल्स जो है वो पहले से मौजूद ना हो। एक तरीके से पूरा न्यूट्रल वाटर रहता है और उसको डीमिनरल वाटर कहते हैं। और फिर हम जो इस पर एक एडिशनल जो हम फ्रेगरेंस डालना चाहते हैं, एक अच्छा सा बूस्ट करके आए, क्योंकि नेचुरल जो फ्रेगरेंस है उसकी वो बहुत ही कम रहती है, उसको एक एनहेंस करना होता है, तो उसमें हम उसको थोड़ा एडिटिव्स डालते हैं जो फ्रेगरेंस होती है। तो इन तीन रॉ मटेरियल के साथ आप इजीली इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन्स की बात करें तो डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रिक डिस्टिलेशन यूनिट, अब वहाँ हमने देखा था, वहाँ तो एक तरीके से हम अगर किसी रूरल एरिया में स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर फर्नेस चाहिए था, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक डिस्टिलेशन यूनिट कर सकते हैं, जो कि हीट सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जब हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाता है तो ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता, हमें फिलिंग और पैकेजिंग मशीन होती है, वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। हमारे जो भी हमारा कंटेनर है या फिर हम बात करें जो भी हमारा बॉक्स है, उसको हम पूरा मशीन पे, अगर हम ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहे हैं तो अगर ऑटोमेटिक आप प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये पूरा एक मशीन रहेगी ऑटोमेटिक फिलिंग और कैपिंग की। उसमें क्या होता है कि कन्वेयर्स बने होते हैं, और जब कन्वेयर्स जो होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो एक मोटर लगी होती है जो कि यहाँ से पूरा बेल्ट को ये रोटेट करते जाती है और ये पूरा हमारा राउंड राउंड होता जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पैकेट्स बन के आ रहे हैं वो यहाँ पर लाइन लगते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पाइप्स होते हैं वो यहाँ पर इसको फिल करते हैं। और ये पूरा टाइमिंग होता है, सेंसर बेस्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर है, ये मोटर इस बेल्ट को पूरा रोटेट कराती रहती है कन्वेयर को, और इस तरीके से जब ये आगे जाते चले जाते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो यहाँ सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेता है, और यहाँ पर यहाँ से लिक्विड जो होता है वो पूरा इसमें फिल होता है। अब आपने सोचा होगा कि फिल हर एक बॉटल में जो होता है वो इक्वल अमाउंट में क्यों होता है, क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे मशीन्स हैं जहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व लगे होते हैं, जो कि बहुत ही एक एक्चुएटर होता है, जो कि जैसे ही बस वो ऑन ऑफ होता है तो ऑन ऑफ होने पे उसको टाइमर लगा देते हैं। अगर मान लीजिए कि उसका डिस्चार्ज देखते हैं, ऑन अगर हमने करा उसको 5 सेकंड के लिए, तो कितना अमाउंट इस पाइप से वो डिस्चार्ज हुआ, और फिर इसी तरीके से टाइम बेस्ड वो हर एक बॉटल में भरता जाता है। इसी वजह से जो भी आपकी जो फिलिंग होती है बॉटल्स में वो इक्वल अमाउंट में होती है। तो इस तरीके से पूरा हमारा पैकेजिंग यूनिट होती है, और उससे आप पूरा प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस असेट्स होते हैं, छोटे मोटे, जो टैंक्स हो गए या फिर हमारे ट्रक, जो हमारे ट्रॉलीज हो गई, उसको हम इक्विपमेंट कहते हैं, और फिर वहाँ से हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेबलिंग मशीन होती है, लेबलिंग, क्योंकि हमें अगर लेबल करना है, हमें अपने खुद के ब्रांडिंग डालनी है, तो हम उसको अच्छे से लेबलिंग कर सकते हैं। अब मेथड की बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे मेथड्स होते हैं जो बनाने के होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो तो सिमरिंग मेथड, और ये एसेंशियल ऑयल को, या फिर हम बात करें कि रोज़ वाटर को निकालने के लिए मेथड्स होते हैं। तो सिमरिंग प्रोसेस जो होता है वो एक तरीके से सिम होता है। मतलब कि सिम मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि दूध को भी आप जब बॉयल करते हैं तो आप कहते हैं कि सिम पे रख देते हैं, सिम फ्लेम पे। उसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो पूरा बॉयल नहीं होता है। या फिर हम बात करें कुकिंग मेथड होता है जिसमें वाटर जो है पूरा बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता, बहुत ही कम, मतलब उसके टेम्परेचर जो होता है वो नीचे रहता है बॉइलिंग पॉइंट से, लेकिन कंटिन्यूस वो हीट प्रोवाइड करता रहता है। इस वजह से वो क्या होता है कि लो फ्लेम और लो एनर्जी के साथ वो सिम प्रोवाइड करता है, जिसमें आराम से वो कुक होता रहता है, और धीरे धीरे वो प्रोसेस होके रोज़ वाटर हमें एक्सट्रैक्ट होता है। इसी के साथ दूसरा प्रोसेस जो होता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है, फास्ट भी है, ईजी भी है, और सबसे हम बात करें कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, वो होता है डिस्टिलिंग प्रोसेस। जिस तरीके से मैंने बात करी कि किस तरीके से उसको कलेक्ट करते हैं हीट को, और वेपर को कलेक्ट करके फिर उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके हम उसको ऑयल में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसका जो लिक्विड है उनको सेपरेट कर लेते हैं सेपरेटर के थ्रू। और इसमें जो हमारे बात करें अगर हम डिस्टिलिंग में, तो इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेटेड अमाउंट आपको मिलेगा वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि उसमें एकदम प्योर होता है, एकदम 99% तक वो प्योर होता है, क्योंकि हमने उसमें कुछ एडिशन नहीं लिया। उसका जो भाप बन रहा है, उसका जो वेपर बन रहा है, उसको ही हमने कंडेंस करके हमारा मटेरियल को बनाया है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही प्योर होता है। इसके अलावा जो तीसरा मेथड होता है वो काफ़ी, मतलब हम बात करें बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अगर किसी को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, रोज़ वाटर बनाना है, तो उसके लिए वो एसेंशियल ऑयल यूज़ करता है। डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स होते हैं मार्केट में, उनका मिक्सर करके वो एक रोज़ वाटर बना लेता है, जो कि हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से, क्योंकि एसेंशियल ऑयल वैसे एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। और जो हमारा बेसिकली पहला 2 प्रोसेस होता है उसको ही प्रेफर करते हैं। और अगर इंडस्ट्री में बात करें तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा अच्छा सा और एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोडक्ट होता है,
उससे हम पूरा रोज़ वाटर बनाते हैं। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कि किस तरीके से हमारा रोज़ वाटर जो होता है वो बनाया जाता है। हमने देखा रोज़ वाटर होता है क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 3 तरीके से क्या होती है। लेकिन अगर हम देखें कि वीडियो में या फिर इंडस्ट्री में किस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जब हम बात करते हैं रोज़ वाटर एक्सट्रैक्शन की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रोज़ से। रोज़ हम अलग अलग किसी किसान से ले सकते हैं, कहीं से हम प्रोक्योर कर सकते हैं, जहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी का हमें रोज़ मिलता है, क्योंकि उसके जो मिनरल्स हैं या फिर जो उसके एसेंशियल्स हैं वही मैटर करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा बनेगा और कितना यूज़फुल बनेगा। तो सबसे पहले आपको रोज़ जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसके पेटल्स जो होते हैं वो एक बड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए, और उसको आप अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करना एक एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी जम्स होते हैं, कोई भी डिफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर वो वॉश हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा डिस्टिलेशन यूनिट होता है। अब यहाँ आप देखेंगे डिस्टिलेशन यूनिट में कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, आप उसको एक रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर। वहाँ पर हम क्योंकि इलेक्ट्रिक पे बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रोज़ पेटल्स होता है उसको हमने कंटेनर में डाला, और ये जो कंटेनर होता है एक तरीके से यहाँ पर हम नीचे हीट प्रोवाइड करते हैं। और जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, तो यहाँ से वो पूरा एक पानी जो होता है वो स्टीम बना के उसको ऊपर देता है, और जब ये पूरा भाप निकलती है, तो भाप जो होती है वो इसके अंदर के जो मिनरल्स होती है पेटल्स के, उसको लेके ऊपर उठ जाती है। अब जब वो ऊपर उठ जाती है, आप देख रहे हैं भाप निकली हुई है। जब इस भाप जो निकल रही है, अब जब हमने इसके ऊपर का कवर कर दिया, तो वही भाप जो है वो ऊपर एक्सट्रैक्ट हो गई, और यहाँ पर हमारा कंडेंसर के थ्रू वो नीचे हमारा यहाँ पर एक कंटेनर या फिर जार में इकट्ठा हो जाती है। तो आप अगर एक्चुअल में देखें तो सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। इसको आप एक रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस होता है काफ़ी। हमने इसको हीटिंग प्रोवाइड करी, यहाँ पर हमारा वेपर हुआ, कंडेंस हुआ, सेपरेट होके यहाँ पर हमारा डिस्टिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं कितना जो ऑयल या फिर हम बात करें रोज़ वाटर है वो निकल के आता है और एक तरीके से मिक्स होता है। तो ये अभी गर्म होता है, फिर इसके थोड़ा रखते हैं, थोड़ी देर तक लिए कूलिंग करते हैं, फिर अच्छा से कूल होने के बाद इसमें हम इसको एडिशनल जो फ्रेगरेंस मिलानी होती है उसको मिलाने के बाद हम इसको फाइनली पैकिंग की प्रोसेस के लिए पूरा करते हैं। जब पैकिंग प्रोसेस करना होता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि हर एक चीज़ हमने ध्यान से बनाया है या नहीं बनाया। हर एक पेटल्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है, क्योंकि हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वही मैटर करेगा आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा रहेगा। यहाँ पर आप 2 या 3 वर्कर के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और काफ़ी एक बार आपने जब इसको स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा अपने आप चलता रहता है। फिर एक बैच पूरा डिस्टिल हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको दूसरा बैच करते हैं, और इस तरीके से आप जो सोलेनॉइड वॉल की बात कर रहा था मैं, यहाँ पर आपको नोजल भर जाता है। जब डिफरेंट बॉटल्स जाती हैं तो आप यहाँ पर इसको पूरा एक कन्वेयर के थ्रू ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ पूरा भर लेते हैं। और जब आप इसको स्टार्ट करें तो डेफिनेटली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगा, तो क्योंकि वो ईजिली मेज़र करता है, हर चीज़ को मेज़र करके भेज सकता है, और आपको एक पूरा प्रोसेस फुली मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा रोज़ वाटर जो है वो बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो ये थे हमारे आज के 2 बिजनेस आइडियाज़। उम्मीद है आपको सेशन फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में दिया है। आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पूछिए, आपको ये सारे सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे। थैंक यू।